टी कॉटन जो है वो अपने आप में ही बहुत गजब की क्रॉप है। जी। उसमें फ्लावरिंग भी चलती रहेगी और फ्रूटिंग भी चलती रहेगी, उसकी ग्रोथ भी चलती रहेगी, तीनों चीज इकट्ठी चलती है। तो इन 50 दिन में क्या-क्या समस्या किसान भाइयों की आ सकती है? किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है? अगर आपके 2 उंगली से कम फंस रही है तो हम्म। जिंक की कमी मिलेगी सबसे पहले तो। और पोषक तत्वों की मिलेगी, जिंक की सबसे ज्यादा कमी है, खासकर हल्की मिट्टी है ना, वहाँ पर एक भारी समस्या रहती है। मान लीजिए 45 दिन की आपकी तड़ी है, जी। यहाँ से कटिंग करी हम्म। तो नियम है प्रकृति का, जिसको आप इधर से काटोगे तो इधर से ब्रांचिंग आ जाएगी। अगर स्टार्टिंग में आपकी 3 से 4 उंगलियां फंस रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ये जो फसल है ये ग्रोथ बहुत ज्यादा लेगी, फ्लावरिंग इसमें कम आएगी। क्या है, मोटा मोटी अगर आपने 4000 आपके पास पौधे, अगर आपने 70-80 टिंडे सेट करवा दी ढंग से, 4 ग्राम भी अगर हम औसत माने तो लगभग फिर भी 12 कुंटल यानी 30 मन की अपने आराम से आ सकती है। आप ये देखेंगे जिसमें नीचे बोरोन डला हुआ है और जिसमें नहीं डला हुआ, उसकी लीफ साइज में फर्क मिलेगा। जितनी भी ऊर्जा है पौधे की वो पत्ते में, सारा केले पत्ते का है। जो बिट्टी नरमा है वो एक ऐसी फसल है वो जो 10 मन भी हो सकती है, यानी कि 4 कुंटल भी हो सकती है और 40 मन भी हो सकती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब वीडियो के माध्यम से भी या पोस्ट वगैरह करता हूँ, तो कपास का मतलब ही खुराक है। वो सब चीजें आप बात की बातें हैं, अगर आपने खुराक उसको देते रहे ना तो कितनी प्रोडक्शन निकाल सकती है। कि जो कपास की सबसे घातक बीमारी है विल्टिंग डिसीज, कीड़ा रोग जिसको बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं पहले पानी के साथ कनेक्शन। हाँ, वो क्या है, यहाँ पर जो चीजें बताई व्यक्तिगत हैं, आगे हम बताएंगे कि जो कीट प्रबंधन में हम जहर की स्प्रे नहीं करवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो उस समय जो टिंडे का साइज है वो आपके 4 पोषक तत्वों पर ज्यादा निर्भर रहता है। एक तो तो डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद सर, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप हमारे यहाँ। ना, धन्यवाद वाली तो बात नहीं है जी, क्योंकि देखो आपने काफी समय हो गया, शॉर्ट नोटिस तो नहीं, का 10-15 दिन हो गए। तो वो क्या था, थोड़ा गर्मी का मौसम था, इस वजह से हम बना नहीं पाए। मैं एक बार सभी किसान साथियों को बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जी जो यहाँ तक आए हैं कम से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आए हैं, हमारे से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। शायद ये किसान भाइयों के लिए इनका प्यार है जो आज ये हमारे साथ मौजूद ना, है, तो हम बहुत बहुत आभारी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान भाइयों के लिए दे दीजिए। तो वैसे तो जी देखो, मैं फील्ड पर इस जो है ना, मैं एक फील्ड का डॉक्टर हूँ जी। ठीक। जो भी कुछ सीखा है वो फील्ड में सीखा है, हाँ जी। ना कि भाई कोई प्रॉपर किताब में कि भाई यहाँ ये डालोगे तो ये मिल जाएगा। और खेती 2 और 2 4 भी नहीं होती जी। हाँ। खेती का मतलब है कि आपको हर साल हर सीजन में नए चैलेंज आते हैं, उसी से आप सीखते हो। तो पिछले लगभग आप ये मान के चलिए कि 2019 से कॉटन के ऊपर काम कर रहा हूँ जी मैं। हाँ तो वही है ना जी कि प्रैक्टिकल चीज ही किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए तभी फायदा है। बिल्कुल जी, 2019 से और लगभग ये मान के चलिए कि आपको कई हजार किसान हैं। और आपका मेरा पहले क्षेत्र भी रहा है, मैंने नौकरी भी की है। तो वहाँ पर बैल क्षेत्र में की है मैंने नौकरी, बैल लोहारू में। तो वहाँ पर 7 साल नौकरी की है। ठीक है। हाँ। तो डॉक्टर साहब मैं आपको बता देता हूँ अपने चैनल का कंसेप्ट क्या है। हम पॉडकास्ट कंडक्ट करते हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कपास की उन्नत खेती के बारे में। बिल्कुल। बिल्कुल हम चाहेंगे बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक भी हम जाए। कपास की खेती से संबंधित इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट किसान भाइयों का नहीं बचना चाहिए, तो ये हम आपकी गुजारिश करेंगे। ना, बिल्कुल जी, देखो वैसी कोशिश रहेगी, लेकिन जैसे कि हम स्टार्टिंग में 0 से चलते हैं। हाँ जी। 100 कभी नहीं आता खेती में। ठीक है जी। कोई ना कोई चीज़ रह जाती है और वो फिर बाद में ऐड ऑन करनी पड़ती है। लेकिन बाकी ये रहेगी कोशिश कि बिट्टी जो भी है, बिट्टी नरमा है, हमारी मुख्य रूप से बिट्टी नरमा ही लगती है। खाद की अगर हम बात करें तो वो बिट्टी नरमा ही लगती है। जो देसी कपास है वो बहुत कम क्षेत्र है। ये मान के चलिए कि सारा क्षेत्र ही बिट्टी नरमा का। तो बिट्टी नरमा से संबंधित आपको कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है सर। हम्म। तो सर सबसे पहले आपने बिट्टी की बात छेड़ी है, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। बिट्टी कॉटन क्या कंसेप्ट है, क्यों इसकी को लाया गया था और क्या इसकी जरूरत? देखो बिट्टी कॉटन क्या है जी, देखो पहले अपने देसी कपास होती थी जी। तो देसी कपास का 2002 के आसपास, 2002 में सुंडी जो अटैक करा, पहले अमेरिकन बोलवर्म था और ये जो सुंडियों ने अटैक करा तो पूरी की पूरी कपास ही खत्म कर दी। ठीक है जी। कोई स्प्रे काम नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो वर्ल्ड मीडिया में एक वो बनाया थी हेडलाइन कि बाहर से सुंडी कंट्रोल नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया बिट्टी का। बिट्टी एक जीन है जो कि सुंडी जो होती है आपकी उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। अगर आपका बिट्टी का जीन डल गया हम्म। तो उसमें आपके सुंडी नहीं आएंगी। तो पहले बिट्टी बनाया, ठीक। फिर उसको इम्प्रूव करके बिट्टी 2 लेके आए 2006-7 से। अभी बिट्टी 2 ही चल रहा है। अपने यहाँ पर बिट्टी 3 की भी परमिशन मिली नहीं है। अभी एक एमओयू साइन तो हुआ है, वो देखो कब आती है बिट्टी 3। पर अब तक जो चल रही है वो सारी बिट्टी 2 ही अरे चल रही है। बिट्टी 2 हाँ, बोलगार्ड 2। हाँ, बोलगार्ड। ठीक है सर।
तो सर कपास की खेती का ये कितने दिन की फसल है? इसकी क्रॉप स्टेज क्या-क्या रहती है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन। देखिए, अगर हम बात करें आज से 5-7 साल पहले की, हाँ। तो वो लगभग 180 दिन की फसल होती थी। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, बीमारी आ गई, कीड़े आ गए, खासकर गुलाबी सुंडी। तो अब क्या हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी आने लगी, जो 150 दिन। और अब बात करें, अभी राशि ने 960 निकाली है, यूएससी क्या उन्हें 135 साढ़े 3 में ही चली जाती हैं। ठीक है सर। इनकी जो ड्यूरेशन है वो 135 साढ़े 3 की होती है। इन जो लंबे समय की वैरायटी है वो भी 160 दिन में ही सुलट जाती हैं। लेकिन जो पहले अगर हम बात करें वैरायटियों की, आज से 6-7 साल पहले 2016 को, कि मेरे को एग्जैक्टली याद है, जनवरी में टिंडे तोड़ते थे और ऊपर सुखाते थे। इतनी लंबी वैरायटी होती थी। और अब सर? अब तो जरूरत ही नहीं है जी। अब तो अगर किसी ने चौथा महीने लगाई है तो 9-10वें महीने में खाली हो जाए। अच्छा सर। हाँ, प्रोडक्शन में भी कुछ फ़र्क हाँ, पड़ा? प्रोडक्शन बिल्कुल। देखो क्या होता है, जितनी भी हाइब्रिड है, हाँ जी। बिकती है, या कोई भी किसी भी चीज़ की हाइब्रिड जो वैरायटी होगी, जो जितनी लंबी होगी ना, हुँ। उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, पहले बाजरा आता था 67 दिन में, हाँ जी। वो 60-65 दिन का होता था। उसकी जो औसत होती थी वो होती थी 20 मन 25 मन। लेकिन अब क्या हो गया, 80-90 दिन का बाजरा आने लग गया, जिसकी प्रोडक्शन आपके 40 मन तक जाती है। 40 मन का हो गया 16 क्विंटल। पहले आपका 8 क्विंटल होता था, यानी कि डबल प्रोडक्शन होगी। तो अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसकी वैरायटी की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा सर। अब आप गेहूँ की बात करें, अगर थोड़ा-सा बताऊँ, गेहूँ में अगर आपकी कम दिन की वैरायटी है तो उसमें कम पैदावार आएगी। हुँ। अब जैसे हमारे 327 आई है, 1270 बहुत प्रसिद्ध वैरायटी है हरियाणा यूनिवर्सिटी की, तो वो अगर आप करेंगे तो लगभग 155 दिन की वैरायटी है। ठीक है सर। तो उसका क्या है, टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो सर पहले के मुकाबले में पहले कपास में कितनी पैदावार होती थी और आज की डेट में किसान भाई कितनी पैदावार? पहले तो जी 40 मन तक की मैंने देख रखी है, 40 मन 35 मन तक की, और 30 मन ईज़िली हो जाती थी। ठीक है सर। अगर हम अपना क्षेत्र लगाएँ यहाँ पर गुजरात का, और यहाँ पर जब नई-नई मिट्टी आई तो 40-40 मन तक के उन्होंने लिए। 40 मन मतलब कि 16 16 क्विंटल 12 से 16 क्विंटल औसत आ जाती थी। और आज के दिन क्या स्थिति? अब तो स्थिति बहुत ही खराब है, आप खुद ही देख लो जी, एरिया ही नहीं रहा हुँ। मिट्टी कॉटन का। अगर हम अब की बार बात करें तो मिट्टी कॉटन पिछले 2-3 साल से लगातार गिर रही है, उसका एरिया। मतलब बीसी कॉटन के अंदर भी अब गुलाबी सुंडी वापिस आने लगी। हाँ, बिल्कुल जी। देखो, अगर हम बात करें लगभग-लगभग, अब ये 2006 में आया था तो लगभग-लगभग 19 साल हो गए। हाँ जी। तो वो क्या हो गया, उसके अंदर जो क्षमता थी सुंडी को रोकने की, वो लगातार कम होती गई। वो जो सुंडियाँ हैं वो लगातार मजबूती के साथ होती रहीं। जो लगातार उनकी पीढ़ियाँ चलती रहीं, हुँ। वो अब मान लीजिए, अब जो पहली पीढ़ी है, सपोज़ कीजिए गुलाबी सुंडी पहली पीढ़ी है, 2006 में आई होगी, तो उसने वो मर गई। हुँ। पेशेंट जो था, जीन था, उसकी वजह से वो मर गई। हुँ। दूसरी आई, उसमें से एक आधा कोई बचा हुआ। ठीक है। ऐसे-ऐसे करते-करते क्या हुआ कि जो गुलाबी सुंडी है, हुँ। वो तो स्ट्रॉन्ग होती गई, ठीक है। और जो आपकी ये 52 है, ये कमज़ोर होती गई। इसलिए जो किसान है वो अब माँग उठा रहे हैं कि हमारे लिए 53 लेके आओ। अच्छा सर। क्योंकि सुंडी जो है उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। और हाँ, अगर गुलाबी सुंडी की हम बात करें यहाँ पर, तो गुलाबी सुंडी आप मान के चलो कि मुख्य रूप से उसकी जो ये है ना फसल है जिसके ऊपर वो अटैक करती है, हुँ। वो है जी कपास, मिट्टी को पूरे वर्ल्ड में। कपास के ऊपर एक। हाँ, कपास के ऊपर ही अटैक करती है। मान लीजिए आपकी सफ़ेद मक्खी है, मान लीजिए वो एक कीट होता है जो सकिंग पेस्ट होता है, रस चूसने वाला होता है, वो आपके लगभग हर फसल पर आ जाएगा। हाउ वेजिटेबल्स के अंदर। वह वेजिटेबल पर भी आ जाएगा, आपका मूँग पर भी आ जाएगा, कपास पर भी आ जाएगा, हुँ। लेकिन गुलाबी सुंडी आपकी नहीं आएगी। वो केवल कॉटन पर। मेनली कॉटन पर, थोड़ी बहुत भिंडी वगैरह पर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मेनली कॉटन के ऊपर गुलाबी सुंडी। ठीक है सर। तो उसका ये सारा जो होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो इसी प्रकार से होती है कि जो कुदरत ने उसको दिया है। मान लीजिए अब अक्टूबर में अपनी कपास हमने चुग ली सारी, हुँ। तो वो क्या होता है, डोरमेंट पीरियड में चली जाती है। ठीक है। तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम पुपा बोलते हैं, और वो जैसे-जैसे मान लीजिए आपके अक्टूबर में वो शुष्क अवस्था में चली गई, आपकी वनसिटी है वहाँ पर चली गई, आपकी मिट्टी में चली गई, आपके भिंडोले में चली गई, हुँ। तो वो कहीं भी चली जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे ही मार्च आएगा, हुँ। तो थोड़ी-थोड़ी सी निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर अप्रैल में थोड़ी और निकलेगी। लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त आता है तो वो निकलनी बहुत शुरू हो जाती है। अच्छा। मेनली अगर हम बात करें तो 15 जुलाई के बाद वो ज़्यादा निकलती है। तो अब कब अटैक होता है सर गुलाबी सुंडी का? अगर गुलाबी सुंडी की प्रॉपर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि उसका अटैक 15 जुलाई के बाद ही ज़्यादा रहता है। मतलब कि जैसे ही मानसून आता है हाँ, अटैक। 15 जुलाई अगर हम आपकी बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो 15 जुलाई के आस-पास टिड्डे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसको भोजन मिल जाता है। तो उसकी जो पहली पिंडी है वो इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी दूसरी तीसरी होती है। एक सर मैं कहीं ये पढ़ रहा था कि गुलाबी सुंडी के अटैक से अगर आपको फसल को बचाना है तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगानी चाहिए, उसमें बचाव रहता है। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन का वो यही कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अगर हम बात करें, एक यूएससी की आम वैरायटी है, कोई भी वैरायटी है, देखो यहाँ पर किसी कंपनी का वो नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, उनका क्या होता है कि एकदम फल उठा लेती है। ठीक है। जब तक उसका अटैक होना होता है ना, तो वो खिल जाती है, आपको एक चुगाई मिल जाती है।
लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन की है वो फल लेट उठाएंगे उस समय उसका अटैक हो, अच्छा सर। क्योंकि जो गुलाबी सुंडी है उसको मौसम कैसा चाहिए, एसी। ठंडा मौसम। हाँ, अब जो बरसात हो रही है ऐसा मौसम चाहिए उसको। अगर हम बात करें पिछले साल गर्मी थी जबरदस्त, गुलाबी सुंडी बहुत कम अटैक आया। ठीक है सर। और जैसे 2023 में अगर हम देखेंगे तो पूरा, अगर आप देखेंगे अप्रैल मई से ही ठंडा मौसम, तो अगस्त में उसने बहुत कोहरा मचा दिया था। मतलब 40-40 मन के किले मैंने खुद देखे थे जी, 30 मन के 40 मन के जो किले थे वो 10 मन पर रह गए थे और चुगाई नहीं हुई, हाँ जी। तो टिंडा ढंग से खिल नहीं पाया। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। तो सर हमारा जो सवाल था कपास की खेती की क्रॉप स्टेजेस के ऊपर कि कितने दिन की ये फसल है, ये हमने जान लिया। अब शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आने लगी है, लेकिन एग्जैक्टली जैसे होता है कि वनस्पतिक विकास कितने दिन तक अच्छा। चलता है, फ्लावरिंग स्टेज कब होती है, टिंडे बनना कब स्टार्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा एक क्रॉप। ये हमें एक मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि कोई वैरायटी हमने बीटी कॉटन की लगाई है वो 150 दिन की है जी। ठीक, आप ये 5 महीने की। हाँ 5 महीने की हम 150 दिन की एक वैरायटी पकड़ लेते हैं कोई भी। तो 150 दिन में लगभग 60 दिन की जो होती है ना, वो आपकी वानस्पतिक होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ। शुरुआती 2 महीने। हाँ 2 महीने। ठीक। या आप ये मान के चलो कि अगर और भी ज्यादा वो पकड़ो तो 50 दिन। ठीक। शुरुआती 50 दिन जो होते हैं वो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके थोड़ी बोकी बननी स्टार्ट होती है, हरी स्क्वेयर फॉर्मेट। हाँ स्पेस फॉर्मेशन बिल्कुल। फिर उसके बाद फूल आता है, फिर उसके बाद टिंडा बढ़ता है जी। ठीक। फिर अगर हम करें, अगर उसकी फ्लावरिंग स्टेज की बात करें तो मोटा मोटी आप 60-65 दिन पर उसकी फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है। 65 दिन पे फ्लावरिंग हाँ। स्टार्ट होगी। हाँ बिल्कुल, और वो लगभग 30 दिन चलती है। ठीक है सर। मतलब चलती, देखो क्या है, बीटी कॉटन जो है वो अपने आप में ही बहुत गजब की क्रॉप है। उसमें फ्लावरिंग भी चलती रहेगी और फ्रूटिंग भी चलती रहेगी। हाँ मतलब जैसे और उसकी ग्रोथ भी चलती रहेगी, तीनों चीजें इकट्ठी चलती हैं और किसी में नहीं चलती। कुकुम्बर में भी जैसे चलता। हाँ 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 बिल्कुल भी यार हाँ कीड़े भी लग रहे हैं उसी बिल्कुल, क्योंकि और हम मोटी फसल नहीं करें तो वे एकदम से लामड़ी आ जाती है, हालांकि एकदम से कटिंग हो जाती है गेहूं की धन की। लेकिन आप क्या है, इसलिए तो चुगाई होती है इसमें। हाँ जी। पहली चुगाई होगी, दूसरी चुगाई होगी, उसका कारण यही है कि इसमें सारी स्टेज इकट्ठी चलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 65 से 105 दिन, ज्यादा की 110 दिन इसकी फ्लावरिंग स्टेज रहती है। ठीक। फिर इसकी आ जाती है फ्रूटिंग स्टेज, जिसमें इसका टिंडे का साइज बढ़ना और टिंडा खिलना वो चलता है। मतलब 105 दिन के बाद जाके हमारी तुड़ाई स्टार्ट होगी। हाँ तुड़ाई भी हो जाती है, वो तो वो चलो उसके ऊपर है, वैरायटी के ऊपर है। हाँ चुगाई 115 नहीं नहीं, जो चुगाई है वो 105 दिन के बाद नहीं, उसकी फ्रूटिंग स्टेज। अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ फ्रूटिंग में तो टिंडा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो 10-15 दिन के बाद में खिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो तुड़ाई कब होगी सर स्टार्ट इसकी? वो आप 120 दिन पर हो जाती है नोट। और लगभग फिर 1 महीने तक तुड़ाई। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। तो ये पूरी क्रॉप साइकिल इसकी। हाँ ये पूरी क्रॉप साइकिल है। तो सर बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं जानना चाहूंगा, कपास की खेती 5 महीने की क्रॉप है तो थोड़ी लंबी क्रॉप है, हाँ जी। इसलिए स्टार्टिंग में ही एक बेसल डोज खाद जरूर डालनी चाहिए ताकि आगे चल के इस पे फ्रूटिंग भी आएगी, फ्लावरिंग भी आएगी, वनस्पतिक विकास भी एक साथ होगा, तो हमारी फसल में कमी ना हो, किसी प्रकार के पोषक की कमी ना हो, क्योंकि सारे किसान भाई ड्रिप पे तो खेती करते हैं नहीं, हाँ बिल्कुल, देखो खुले में खेती करते हैं। बिल्कुल जी। तो पहली खाद क्या डाल? देखो क्या होता है कि जो आपकी फसल है ना, फसल स्टार्टिंग में ही बता देती है कि मैं कितनी पैदावार। इसको समझिए आप, मान लीजिए अगर आपकी फसल स्वस्थ है, हाँ जी। तो वो स्टार्टिंग से ही ना आप देखोगे ना तो अच्छी ग्रोथ लेती मिलेगी। ठीक है। तो उसी से क्या है, उस जो ग्रोथ होती है स्टार्टिंग से ही, वो ही आपको बताती है कि मैं कितनी पैदावार दूं। उसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने फसल लगा दी, आपने बिट्टी कॉटन लगा दी, हाँ जी। उसमें स्टार्टिंग से ही मान लीजिए अगर उसमें 1 हफ्ते में जर्मिनेशन हो गया, फिर उसमें मान लीजिए 2 पत्ती, जो अपनी जो टूलिप स्टेज होती है वो आ गई। उसके बाद मान लीजिए 1 पत्ता आया, ये वाला यहाँ पर अगर हम बात करें, 1 पत्ता यहाँ आया, ठीक है। 1 पत्ता यहाँ आया। ठीक है। तो जो ये बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं नोड। हाँ, इंटरनोड के बीच का। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल देखो, ये तो नोड हो गए इन दोनों बीच। हाँ तो इसको नोड बोल लीजिए एक बार। ठीक है। जो ये नोड का साइज है ना, इससे किसान पता चल कर सकता है कि उसकी फसल कैसी चल रही है। अच्छा, हमारी जो प्रोडक्शन निकलेगी वो हाँ बिल्कुल नोड पे मैटर हाँ करती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, अगर नोड का साइज है, हम्म, अगर उसमें 2 से 3 उंगली ठीक फंस रही है हम्म, तो आपकी ग्रोथ ठीक चल रही 2 से 3 उंगलियों। है। हाँ बिल्कुल, वो क्या है कि आपका बहुत अच्छा फुटाव लेगी। हम्म, अगर आपके 2 उंगली से कम फंस रही है हम्म, तो जिंक की कमी मिलेगी सबसे पहले तो, और पोषक तत्वों की मिलेगी। जिंक की सबसे ज्यादा कमी है, खासकर हल्की मिट्टी है ना, वहां पर एक भारी समस्या रहती है कि वहां पर जिंक की कमी बहुत होती है। ठीक। इस वजह से आप देखेंगे तो फुटाव नहीं होगा। जिंक क्या करता है कि एक तो जो नोड का साइज है वो बढ़ाता है, यानी कि हाइट बढ़ा दी, ठीक। और एक क्या है वो फुटाव के लिए जिम्मेवार होता है जी। ठीक है। हाँ तो हल्की मिट्टी में आप देखेंगे तो वहां पर फुटाव इतना नहीं हो पाता।
तो वो बेसिकली जिंक की डेफिशिएंसी। हाँ, जिंक की डेफिशिएंसी होती है वो। ठीक है सर। हाँ, तो वो आपका अगर मान लीजिए 3 उँगलियाँ भी फँस रही हैं तो ओके मानते हैं। ठीक है सर। अगर स्टार्टिंग में आपकी 3 से 4 उँगलियाँ फँस रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ये जो फसल है ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा लेगी, फ्लावरिंग इसमें कम आएगी जी। अच्छा, मीन्स जो सारी खुराक है वो ग्रोथ लेने में जा रही है। हाँ, ग्रोथ लेने में जा रही है, यानी कि उसका जो ध्यान है वो ग्रोथ के ऊपर है, यानी कि हाइट के ऊपर है। फुटाव के ऊपर नहीं है या फ्लावरिंग के ऊपर कम आए। ठीक है सर। तो इसलिए जो किसान साथी हैं वो देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए 2 से 3 उँगली स्टार्टिंग में फँस रही है। ठीक है। देखो अगर बरसात आ जाती है फिर तो 3 से 4 उँगलियाँ फँसने लग जाती हैं। वो मानसून की वजह से होता है, बरसात आती है तो वो ग्रोथ ज़्यादा लेती है। सर वो उसमें भी अगर आप ज़्यादा ग्रोथ ले रही है तो भी फ्लावरिंग कम आएगी। तो इसलिए आप देखोगे फ्लावरिंग जो ड्रॉपिंग होती है वो मानसून में या बरसात लगातार होती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा सर। क्योंकि जो फसल है हमारी मिट्टी नरमा है वो हाइट की तरफ चल पड़ी। बिल्कुल सर। हाँ, जैसे हम कंप्यूटर में कोई कमांड देखते हैं, भाई आपने कैलकुलेटर आपके पास, आपने 2 और 2 प्लस 2 करके और एंटर मार दिया तो 4 आ जाएगा। वैसे ही क्या है, अपनी जो फसल है वो कमांड लेती है। अगर वो हाइट की तरफ चल रही है तो वो हाइट की तरफ ही चलेगी, फ्लावरिंग की तरफ नहीं चलेगी फ्री तन। और शायद इसका ये भी कारण हो सकता है, मानसून के टाइम पे ऊपर बादल रहते हैं और जब धूप नहीं मिलती है तो हाइट बढ़ने। हाँ, हाँ, वो हाइट भी बढ़ती है। मानसून में वैसे ही हाइट सब चीज़ों की बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि हाइट बढ़ती है, इसलिए तो कई किसान क्या करते हैं भाई उसको ऊपर से तोड़ देते हैं कि उसकी हाइट ना बढ़े, साइड में से ब्रांचिंग हो जाए। उसका कारण यही होता है। और सर ये कितनी हाइट होने के बाद ऊपर से ब्रांच तोड़ना? पता क्या है जी, ये आपकी जो मिट्टी के ऊपर निर्भर है। अगर हम बात करें हमारे इस क्षेत्र की, गुजरात की या महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपके 45 दिन से ही कटिंग लेने लग जाते हैं। कैसे करते हैं वो? मान लीजिए 45 दिन की आपकी इतनी है, जी। यहाँ से कटिंग करी, तो नियम है प्रकृति का, जिसको आप इधर से काटोगे तो इधर से ब्रांचिंग आ जाएगी। हाँ, साइड ब्रांचेस। साइड ब्रांचेस स्टार्ट होगी, फिर वो साइड में होता है ना, यानी कि 20-25 दिन बाद में वो साइड वाले काट देते हैं, तो वो इस साइड चल पड़ती है। फिर यानी कि 70-80 दिन के आसपास वो फिर वो साइड वाले काट देते हैं, फिर वो साइड वाले और चल जाते हैं, यानी कि वो पौधे से पेड़ बढ़ाते हैं। वो एक प्रकार से कनोपी डेवलप। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो पौधे से पेड़ बढ़ाते हैं और वो जो पेड़ है वही आपकी पैदावार बढ़ाता है। हाँ, जैसे बाकी कुछ कुकुरबिट्स की घिया वगैरह की सब्जी में भी 3G कटिंग वगैरह होती है, साइड ब्रांचेस पे शायद फूल वगैरह ज्यादा। हाँ, ज़्यादा आएँगे, उसके फ्लावरिंग ज़्यादा उठाएगी, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग कम होगी। लेकिन ये हर मिट्टी में कामयाब नहीं है। वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो काली है बिल्कुल, और वो वहाँ का जो गैप है अगर हम बात करें तो वो 7 फुट का गैप रहता है वहाँ, 7 बाय 2। ओके सर। हाँ, तो 7 बाय 2 में क्या है कि वो अपना पूरा पेड़ बढ़ा देते हैं उसमें। और हमारे यहाँ क्या स्पेसिंग रहती है सर? यहाँ अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, अगर हरियाणा, पंजाब की और राजस्थान की बात करें, तो यहाँ आपका रहता है 3.5 बाय 2.25 पर मशीन सेट है। ठीक। और उससे ठीक है सर। और अभी हम एक कर रहे हैं कि अब वो 2 पैकेट लगते हैं जी। पर एकड़ में? हाँ, पर एकड़ में लगभग 2 पैकेट लगते हैं। तो उन 2 पैकेटों में ये मान लीजिए अगर हम मोटा-मोटी करें तो 8,500 से 9,000 बीज होते हैं। एक एकड़ में लगाता है? हाँ, 1 एकड़ में लगाता है। लेकिन किसान या फसल में हमें जो है वो लगभग 4 साढ़े 4,000 पौधे काफ़ी होते हैं जी। अच्छा, 50% कम चाहिए? हाँ, कम चाहिए और अभी हम एक वो कर भी रहे हैं कोशिश सी हाँ जी। कि हमने थैली एक बोई है। ठीक सर। तो वो 3.5 बाय 3.5 पर उसकी स्पेसिंग होगी, हवा पास होगी, बीमारियाँ कम आएँगी, कीड़े कम आएँगे। क्या है मोटा-मोटी अगर आपने 4,000 आपके पास पौधे, अगर आपने 70-80 टिंडे सेट करवा दी ढंग से, 4 ग्राम भी अगर हम औसत मान लें, तो लगभग फिर भी 12 क्विंटल यानी 30 मन की अपने आराम से आ सकती है। 30 मन ना पकड़ो, 25 मन ले लो। 1 मिनट सर, 80 टिंडे हमने माने। हाँ, 80 टिंडे मान ले। एक टिंडे का वजन 4 ग्राम। हाँ, तो लगभग 320 ग्राम। भाई 300 ले लो आप, 300 ग्राम एक गाँव। और 4,000 प्लांट है एक पैकेट जब हम हाँ, हाँ, 4,000 प्लांट हो गए। तो 12 क्विंटल हो गया हाँ, 12 क्विंटल हो गया पर एकड़। हाँ, बिल्कुल। प्रोडक्शन तो काफी है सर, प्रोडक्शन तो 12 हाँ, क्विंटल। बिल्कुल प्रोडक्शन ज़्यादा है और फिर आपका क्या है कीट और बीमारियाँ भी नहीं आती थी। देखिए आप सोचिए, हमारे यहाँ लगभग अप्रैल महीने बिजाई होती है। तो हमारे यहाँ जो महीना होता है अगस्त का, हाँ जी। स्टार्टिंग हो जाती है, तो अपनी जो कपास है बिट्टी नरमा वो ऐसे होने लग जाती है, फंस जाती है। फँस जाती है। ठीक है। तो आप ये बात देखिए, अगर हम घुसते हैं अपने फील्ड में, बिट्टी नरमा के फील्ड में घुसते हैं, तो हमारे अंदर इतनी वो घुटन सी होती है महसूस, आपने देखा होगा, तो घुटन महसूस होती है अगर हम थोड़ी देर भी चले जाएँ। आप सोचिए इन पौधे को तो 24 घंटे वहीं रहना है। हाँ, न्यूट्रिशन भी लेना, पानी भी। हाँ, वो भी लेना है और फिर उसके बाद ये देखिए ना उनको 24 घंटे वहाँ लेना है, हवा पास नहीं हो रही, बीमारी आएगी, कीट आएंगी, सकिंग पेस्ट वगैरह का टाइप। सकिंग पेस्ट भी आएगा, आपका ग्लोब भी सुंडी आएगा और भी बीमारी आ जाएंगी। लेकिन आपके पूरी स्पेसिंग है तो आपका कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपने जैसे पिछली बार आप कह रहे हैं हमने एक पैकेट लगवाया था किसान भाइयों का, तो क्या फर्क रहा सर प्रोडक्ट? नहीं, अभी वो क्या है प्रॉपर नहीं है जी। मैं आपको ये बताऊं कि वही मैं आपको बताया था ना, 100% कभी नहीं होता खेती में। ठीक है। सीखता रहता है इंसान।
तो अब की बार भी हमने उसके ट्रायल करे हैं, तो अब की बार मैं प्रॉपर आपको बता पाऊँगा, आपको फील्ड में भी ले चलेंगे। ठीक है। अगर आपका आने वाले समय में उस फील्ड में ले चलेंगे और उसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएँगे कि भई एक पैकेट का यहाँ पर ये रिज़ल्ट रहा, उसमें 2-3 वीडियो बना लेंगे हम। आप विज़िट करवाएँ किसान भाइयों को। हाँ, वहाँ पर ही क्या होगा, हुँ। 2-3 वीडियो के माध्यम से हो जाएगा कि अभी वो 45-50 दिन की है। हुँ, हुँ। एक बार 30 दिन बाद में फिर बना ली, फिर एक बार लास्ट में बना ली, जिससे उसका प्रॉपर जो रिज़ल्ट है, वो मिल जाए। एक तो एक खर्चा कम हो गया, हाँ जी। भाई 850-900 रुपए एक पैकेट के बच गए। हाँ। बीमारियाँ कम आएँगी तो आपका ये मान के चलिए कि आपका ज़हर का भी खर्चा कम हो गया, तो स्प्रे का भी खर्चा कम हो गया और वैसे भी खर्चा कम हो गया। अगर पैदावार अगर 25-30 मन आ जाती है तो ओके है जी। ओके सर। हुँ। बिल्कुल सर। तो सर ये मैंने आपसे कई चीज़ें नई सीख ली, अभी फ़िलहाल कुछ ही देर के अंदर। हुँ। पर जो हमारा आपने बताया कि 2 से 3 उंगली से हम पहचान सकते हैं कि हमारी फसल कितनी प्रोडक्शन देगी। बिल्कुल। बट जो हमारा सवाल है कि बेसल डोज़ खाद में कौन-कौन सी पोषक तत्व बुआई के समय डालनी है, कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, वो थोड़ा-सा एक। वो देखो मैं बताऊँ क्या होता है जी, एक तो आता है कैल्शियम बोरेट। ओके सर। अगर आप कैल्शियम बोरेट नीचे डाल दो, कैल्शियम बोरेट में क्या होता है, कैल्शियम, बोरोन, पोटाश, सल्फर ये चीज़ें रहती हैं। ठीक, जो बोरोन होता है, बोरोन किसान ये सोचता है कि बोरोन जो है वो अपने फ्लावरिंग स्टेज के लिए हाँ जी। आमतौर पर ये सोचता है, लेकिन जो बोरोन जो तत्व है वो आपका अगर नीचे डल जाता है किसी प्रकार से, तो आपके जो पत्ते का साइज है वो बड़ा मिलेगा। अच्छा लीफ साइज़ पे भी मैटर हाँ, करता है। बिल्कुल। आप ये देखेंगे जिसमें नीचे बोरोन डला हुआ है और जिसमें नहीं डला हुआ, उसकी लीफ साइज में फ़र्क मिलेगा। जितनी भी ऊर्जा है पौधे की, वो पत्ते में ही सारा खेल ही पत्ते का है। बीमारी कहाँ आती है? पत्ते पर आती है, कीट कहाँ आता है? पत्ते पर आता है। तो सारा खेल ही किसका है? पत्ते का है। फोटोसिंथेसिस जो होती है, जो पौधा अपना खाना बनाता है वो पत्ते से बनाता है। अगर उसका साइज बड़ा है तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, उससे क्या है फ्लावरिंग ज़्यादा उठेगी। अच्छा मीन्स पत्ते का साइज़ बड़ा होना अच्छा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्टार्टिंग से अगर पत्ते का साइज अच्छा है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा ऊर्जा स्टोर है। ज़्यादा बिल्कुल ऊर्जा सर। बिल्कुल। तो आप स्टार्टिंग में अगर आप है, मान लीजिए अगर आप डीएपी, और डीएपी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 10 से 15 किलो डीएपी 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहती है, ठीक। और आपका कैल्शियम बोरेट 10 की। 10 किलो कैल्शियम बोरो। अगर आप ये नीचे अगर डाल देते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी है जी। सर कौन सी कंपनी है जिसका अच्छा आता है ये? नहीं, ये कैल्शियम बोरेट एरिस का अच्छा आता है और भी कंपनियाँ हैं जिनका अच्छा। ठीक है। तो हमने डीएपी और कैल्शियम बोरेट डालना है, इसके अलावा कुछ हाँ, जिंक आयरन। बिल्कुल जिंक आयरन की मैं आपको बताता हूँ, जो हल्की मिट्टी है ना, वहाँ पर आप जिंक डालिए जिलेटेड फॉर्म में स्टार्टिंग में। सिलेटेड फॉर्म में हाँ, जिलेटेड फॉर्म में। कितनी क्वांटिटी लेनी होगी सर? इसमें आधा किलो काफ़ी है। ठीक है सर। जो हल्की मिट्टी के किसान है, वहाँ पर जिंक की कमी आती है, जहाँ पर आप देखेंगे मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर हाइट छोटी रह जाती है, फुटाव नहीं होता, वो जिंक की कमी होती है। तो आप स्टार्टिंग में जो हल्की मिट्टी वाले किसान है, वो आधा किलो जिंक जिलेटेड लें। क्योंकि क्या होता है, जो सल्फेट फॉर्म होती है ना, हल्की मिट्टी है तो उसकी पीएच ज़्यादा है। ओके सर। अगर पीएच ज़्यादा है, अगर आपने सल्फेट फॉर्म डाल ली स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पर मौसम भी टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती। ओके सर। और जो जिलेटेड है वो आपस में रिएक्शन नहीं करता मिट्टी में जाकर, तो वो पौधे को उपलब्ध हो जाता है। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें ली हैं, कैल्शियम आपने बताया, डीएपी बताया और जिंक आप। हाँ, कैल्शियम बोरेट, डीएपी और आपका जिंक। जिंक हल्की मिट्टी वालों को डाल। हाँ, नहीं वैसे भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं, वो तो देखो मिट्टी का किसान को पता रहता है कि भई उसके कैसा है, क्योंकि हमारी लगभग 50 से 60% जो ज़मीनें हैं, उसमें जिंक की कमी रहती है, तो वो डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आधा किलो में पूरे खेत की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? अब आपको बताऊँ, जिंक क्या है? जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जी। हाँ जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि जो अपने एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तो मैक्रो हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम 4 किलो इथेनॉल डालते हैं, अगर हम बात करें जिंक सल्फेट जो 33% है, वो 4 किलो इथेनॉल आती थी। यानी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसकी हम 4 किलो इथेनॉल डाल रहे हैं। क्यों डालते हैं? उसका कारण होता है ठीक। कि जो जिंक और जो फास्फोरस है वो बहुत रिएक्टिव है। अगर आपने जिंक डाली तो वो रिएक्शन करेगी मिट्टी में और तत्वों के साथ, ठीक है, फॉस्फेट के साथ भी करेगी, और सब मतलब वो रिएक्शन होते हैं मिट्टी में, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होता है, वो जिंक कम मिलती है। अगर वही हम आधा किलो डाल देंगे, वो हाथ नहीं जाएगी, क्योंकि जो जिलेटेड फॉर्म किस लिए है, जिलेटेड फॉर्म इसलिए है कि अगर हमने मिट्टी में डाला तो वो रिएक्शन नहीं करेगी। अच्छा कहने का मतलब ये है कि जो जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट जो किसान भाई यूज करते हैं 4-4 किलो के बैग, वो रिएक्शन कर जाएंगे और आखिर में मिलता तो वही 500। हाँ, वो उतना ही मिलता है, वो उसमें डायरेक्ट मिल जाता है। और चिलेटेड जिंक रिएक्शन नहीं करती इसमें। वो कम मिलती है। जो सल्फेट है ना, चलो अभी वो बात चली, सल्फेट आप डालो फिर बरसात। ओके सर, इसका क्या रीजन है? देखो बरसात में ही डालनी चाहिए सल्फेट। उसका रीजन क्या है, अगर पीएच ज्यादा है ना, तो जैसे हम कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम डलवाते हैं, तो आपकी पीएच कम कर देता है। जो जमीन में मौजूद फॉस्फेट है ना, उसको मिला के वो नीचे चला जाता है। अच्छा। हाँ, तो बरसात के समय में हाँ,
जितनी भी अगर आप सल्फेट डालनी तो बरसात के समय डालो आप। उससे पीएच कम होगी। हाँ, पीएच कम होगी। और फिर मान लीजिए अगर आपने जिंक डाला, फेरस डाला, मैग्नीशियम डाला, तो या जो भी तत्व आपने डाले वो आपको अगली फसल पर भी मिलेंगे अगर आपने बरसात में डाल। समझ गया सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये चीजें ली। हम्म। बाकी और हल्की बारी मिट्टी में जैसे पोटाश वगैरह भी जरूरी बताया जाता है, तो इसका भी प्रयोग। हाँ, पोटास बिल्कुल, उसमें कैल्शियम बोरेट में थोड़ा बहुत पोटास आता है। और असल में क्या है, जो कपास है, अगर हम मिट्टी नरमा की बात करें, उसमें मान लीजिए अगर 100 किलो चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतना चाहिए नहीं, अगर 100 चाहिए तो उसमें 30 तो चाहिए आपका 100 दिन तक। ओके, यानी कि फ्रूटिंग की स्टेज से पहले पहले 30 चाहिए, और जो 70% पोटास चाहिए वो आपके आखिरी के 30-35-40 दिन में चाहिए। अच्छा, मीन्स जो पोटाश की बड़ी डोज देनी है वो उस समय बॉल फॉर्मेशन के टाइम। हाँ, बॉल फॉर्मेशन के टाइम। ठीक है। या फिर आप जो पोटास है जो अपना 60% आता है वो आप डाल सकते हो, स्टार्टिंग में ना डालो तो बाद में भी डाल सकते हो। पोटास के अपने खुद के कार्य होते हैं। ठीक है। पोटास वही मान लीजिए अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, स्ट्रॉन्ग बढ़ाता है पौधे को, लेकिन जो असल में चाहिए अगर मिट्टी नरमा वो 70% बाद में चाहिए। समझ गया सर। हाँ, या तो उसकी 2 तरीके से प्रति हो सकती है, या तो आप जब ये 60-65 दिन की हो जब आप जमीन में डाल लें पोटास। ठीक है। क्योंकि पोटास में भी ये नहीं है कि हमने डाल दिया आज ही मिल गया, वो भी लेयरों में फंस जाता है पोटास, वो भी धीरे धीरे करके मिलता है फिर। तो उसकी सही डालने की विधि क्या है सर? या तो आप मान लीजिए 15 से 20 किलो आप डाल दो, मान लीजिए बरसात है, जो किसान सिंध निकालते हैं हलवा करते हैं, उसमें डाल दीजिए। ठीक है। एक तो पोटास जब डल गया, और फिर जब उसके बाद जो पोटास डालना है वो जो आपको डालना है फ्रूटिंग स्टेज पर स्प्रे के माध्यम से। अच्छा, उस टाइम स्प्रे। हाँ, स्प्रे के माध्यम से वो अपने स्टेज वाइज करेंगे ना, उसमें बताएंगे कि भाई कितनी डोज डालनी है, उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है सर। तो सर एक मैंने देखा है कि कुछ काफी किसान भाइयों से भी पूछा है कि कपास की फसल में पत्तों में एक पीलापन या फिर गुलाबीपन आता है, वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। हाँ, नीचे अगर पत्ती पर अगर आपका लाल लाल आता है तो मैग्नीशियम की कमी से है। तो उसकी कमी ना है, उसके लिए बेसल डोज में मैग्नीशियम डालना है। हाँ, वो आपका कैल्शियम बोरेट में मैग्नीशियम भी होता है। अच्छा, उसमें आपके 5 से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट बेसल। हाँ, वो हो जाएगी। और फिर उसके बाद है ना आप ये डाल सकते हो मैग्नीशियम। ठीक है सर। जो मैग्नीशियम है वो आप डाल सकते हो। मान लीजिए आपका बरसात है, अब यूरिया के साथ मिला के मैग्नीशियम डाल सकते हो, स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो मैग्नीशियम। ठीक है सर। तो बेसल डोज किसान भाइयों हमने समझ ली। अब आते हैं पहले शुरुआती 35 दिन, जो में 35 दिन ना कहें 50 दिन कह लेते हैं, क्योंकि आपने बताया शुरुआत के 50 दिन तक वनस्पतिक विकास चलता है। तो इन 50 दिन में क्या क्या समस्या किसान भाइयों के आ सकती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो हमें क्लियर करनी पड़ेगी, जो मिट्टी नरमा है वो एक ऐसी फसल है वो जो 10 मन भी हो सकती है, यानी कि 4 कुंटल भी हो सकती है, और 40 मन भी हो सकती है, यानी कि 16 कुंटल भी हो सकती है। आइए देखा कि 20 क्विंटल के रिकॉर्ड भी बाहर है। हाँ, एक दो हैं जो अपने डॉक्टर जड़े हैं वहाँ पर साउथ में, महाराष्ट्र में, उन्होंने बनाए हैं ड्रिप के माध्यम से, उनके पास होती है मिट्टी नरमा। तो ऐसी फसल, और फसल ऐसी नहीं है। हाँ। और फसल आप कोई भी लगा लो, आपकी गेहूं है, धान है, अगर धान 40 मन आपकी बार आया तो अगली बार ज्यादा 50-60 मन। हाँ, वही स्टैग्नेंट है प्रोडक्ट। वही 10-20-25% बढ़ा सकते हो आप। लेकिन मिट्टी नरमा तो हम देखते हैं 10 मन भी देखते हैं, 30 मन भी देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मिट्टी नरमा है उसका मुख्य जो चीज अगर हम कहें तो वो है खुराक जी। ओके सर। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब वीडियो के माध्यम से भी या पोस्ट वगैरह करता हूँ, तो कपास का मतलब ही खुराक है। वो सब चीजें आप बाद की बातें हैं, अगर आपने खुराक उसको देते रहे ना तो वो कितनी प्रोडक्शन निकाल सकती है। ठीक है सर। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, तो स्टार्टिंग में अगर आप करें तो एक एनपीके 19-19 या 20-20 ठीक है। जिंक रिलेटेड, और एक साथ में सीवीड एक्सट्रैक्ट कोई भी ले सकते हो आप मेरिनो लिक्विड ले सकते हो, बायोविटा ले सकते हो, सागरिका ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज का रहता है, किसी में 20% है, किसी में 30% है, किसी में 40%। कोशिश करो ज़्यादा जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो लो, सब उसमें वो लगभग रेट दोनों तीनों के बराबर है, उसमें किसान को ज़्यादा फायदा मिलता है। और ये कितने दिनों पर देनी है खुराक सर? देखो, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, वो आप जो भी खुराक के स्प्रे करो उसमें हर स्प्रे में करना चाहिए। ठीक है। उसके अलग से ही फायदे होते हैं। कितनी डोज रखें सर इसकी? 2 ml प्रति लीटर से। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में आपने 19-19 20-20 है, 5 से 6 ग्राम तो एनपीके 19-19, जिंक रिलेटेड अच्छी कंपनियां तो 1 ग्राम, और जो आपका मेरिनो लिक्विड मान लीजिए वो 2 ml प्रति लीटर से। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट स्प्रे होगा। और फिर उसके बाद एक किसान अपना जो अड़वा करता है ना, एक जो अड़वा करता है या सिंदर निकालता है, उस समय आप डीएपी या कैल्शियम बोरेट दे सकते हो या पोटास दे सकते हो, उस समय आप दे सकते हो। और सर ये स्प्रे लगभग आपने बताया 7 दिन तक तो हमारा जर्मिनेशन में चलेगा। हाँ, देखो ये मान के चलिए कि 7 दिन जर्मिनेशन के हो गए। चलो ये बात आपने उठा दी तो एक चीज और बता देता हूँ। हाँ जी। मान लीजिए आपने 7 दिन जर्मिनेशन की, अगर आपको ठीक सी फसल है तो उसकी हाइट से आप निर्धारित कर सकते हो ये कितने दिन की फसल है।
अच्छा सर। मान लीजिए 7 दिन जर्मिनेशन के, हम्म। जो एक नोट बढ़ती है वो 2 से 3 दिन बनते हैं। अच्छा, एक नोट बनने में 2 से 3 दिन। आप 3 दिन पकड़ लीजिए। ठीक है, कोई मान लीजिए उसके 6 नोट, ठीक है। 6 तिया 18, 18 दिन और 7 दिन वो हो गए, 25 दिन। 25 दिन की फसल है। हाँ, उसमें आप पता कर सकते हो कि भाई ये कितने दिन की फसल। तो पहला स्प्रे लगभग वो लगभग 30 से 35 दिन या 40 दिन, जैसी मिट्टी है, मान लीजिए हल्की मिट्टी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में दे सकते हो आप, क्योंकि उसमें ग्रोथ थोड़ी कम चलती है, ठीक है सर। और बाकी 35-40 दिन पर आप स्टार्टिंग एक स्प्रे मार सकते हो। हाँ, मीन्स खुराक का जरूर ध्यान रखना है। बेशक आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप स्प्रे के माध्यम से। बिल्कुल, देखो मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ, जो भी किसान साथ में मिलते हैं, मीटिंग वगैरह भी करते हैं, तो भाई अगर कपास की खेती करनी है तो माइंड सेट करो कि इसको खुराक चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, कपास का मतलब ही खुराक है, ये मान के चलो आप। फिर इसके बाद जो इसकी स्टेज आती है फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में आप 60-65 दिन की मान के चलो, उसमें आप किसी भी कंपनी का फ्लावरिंग का ले लो आप, किसी भी कंपनी का, 3-4 कंपनी में अच्छे आते हैं, साथ में मेरिनो लिक्विड ले लो आप। फ्लावरिंग का क्या ले लें सर? फ्लावरिंग आता है कि कंपनियों का फ्लावरिंग स्पेशल के नाम से आता है, ओके सर। कोई मेजर सोल कॉटन के नाम से आता है। उसमें 8-9 पोषक तत्व होते हैं जो फ्लावरिंग में काम आते हैं। ठीक है सर। उसमें आपका फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, बोरोन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी और मैक्रो भी, उसमें 8-9 पोषक तत्व होते हैं। ठीक। और साथ में आप सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ले लीजिए, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 आप स्प्रे मारिए। ठीक है। मान लीजिए अगर हमने 35-40 दिन पर अगर हमने 19-19 का मारा है, उसके बाद आप 20 दिन के बाद आप एक फ्लावरिंग का मारे, 21 दिन के बाद में फिर एक फ्लावरिंग का मारे, तो लगभग आपकी फसल हो जाती है 3 नंबर 100 दिन की। ठीक है। ठीक है जी, मान लीजिए 40 पर मारा है, 20, 60, 60 और 20, 80 दिन की हुई। फिर उसके बाद जो स्प्रे चलेगी वो आपकी फ्रूटिंग स्टेज के आ जाएंगे। सर थोड़ा जल्दी आगे बढ़ गए। हाँ, स्टार्टिंग के 35 दिन में एक डाउट और किसान भाइयों का रहता है, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कि कई किसान भाई पूछते हैं कि पहला पानी हमारे लिए सबसे जरूरी है कि वो कितने दिन पर लगाएं? देखो जो कपास है वो आपके जब तक सुबह ना मुड़ जाए, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया कि जो कपास की सबसे घातक बीमारी है विल्टिंग डिसीज, कीड़ा रोग जिसको बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं पहले पानी के साथ कनेक्शन। हाँ, वो क्या है कि देखो अगर हम बात करें लगातार पानी अगर हम चलाएंगे तो वो जड़ों का विकास नहीं होगा। हाँ जी। जड़ों का विकास नहीं होगा तो वो क्या है, मान लीजिए आप लगातार पानी चला रहे हो, ठीक है। जड़ों का विकास नहीं होगा। एक तो आपकी मेन है जहाँ से वो पानी लेती है जड़, और साइड की जो जड़ें होती हैं वो आपकी खुराक उठाती हैं। ठीक है सर। यानी कि जड़ों का विकास नहीं हुआ, जड़ों का विकास नहीं हुआ तो खुराक नहीं उठाएगी, और खुराक नहीं उठाएगी तो जो अगर हम बात करें उखेड़ा जिसको हम बोलते हैं, अगर खुराक कम रहेगी तो वैसे ही उखेड़ा आ जाएगा। अच्छा सर। भाई अगर पौधा जब उसका फ्रूटिंग टाइम होता है, जब टिंडे खिलने हैं, टिंडे बढ़ने हैं, उस समय अगर खुराक की पूर्ति नहीं तो उसमें उखेड़ा आना ही है। तो पहला पानी मतलब पहला पानी जब लगाए किसान, जब उसकी सुबह अगर आपकी फसल मुरझाए, ठीक है। सुबह मान लीजिए आप गए खेत में 6 से 7 बजे, तो आपको मुरझाई मिलेगी। अगर उसकी खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, दोपहर को मुरझाए बेफिक्र रही, क्योंकि उसमें 2 प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं। एक तो इपोरेशन, क्योंकि आप देखिए कि अगर हमने 3.5 का गैप दिया है तो वो पूरी जगह खाली है, हाँ जी, पानी इपोरेट हो रहा है। दूसरी जो पौधा है ट्रांसपीरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिससे पत्ते के द्वारा पौधा पानी छोड़ता है, तो दोपहर के समय दोनों का रेट ज्यादा होता है। तो आप देखोगे दोपहर के समय जो आपकी फसल है वो मुरझाई मिलेगी, लेकिन अगर सुबह अगर मुरझाई मिले थोड़ा बहुत भी, तब आप पानी लगाए, चाहे आपकी हल्की मिट्टी हो चाहे भारी मिट्टी। ठीक है। तो किसान भाइयों सुबह के समय अपनी फसल को मॉनिटर करे, दोपहर के समय अगर फसल मुरझा, वो सब दोपहर का तो कोई घबराने की बात ही नहीं जी, वो चाहे कोई भी फसल हो, दोपहर को दोनों रेट ज्यादा होते हैं, उसके अंदर कैप ज्यादा होता है तो उसमें ऑपरेशन और दोनों का रेट ज्यादा होता है। ठीक है सर। कई बार फ्लावरिंग झड़ने की समस्या किसान भाइयों को आती है, उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते देखो क्या है कि जो फ्लावरिंग है, खासकर बिट्टी नरमा में अगर बात करें तो 1000 फूल आ सकते हैं एक पौधे, हैं एक पौधे के ऊपर? हाँ। अच्छा जी। अब आप सोच लो भाई अगर हम 1000 ना पकड़े, हम 800 फूल पकड़ लें, ठीक है। तो उसके 70-80% तो ड्रॉप होने स्वाभाविक है सर, वो तो हो गया ना भाई। अगर आपने 700-800 फूल आ रहे हैं, उसमें तो 70-80% तो उसके ड्रॉप होने, 90% भी ड्रॉप हो जाएंगे, क्या पता, हाँ जी। अगर ज्यादा फ्लावरिंग उठा रखी है तो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की 2-3 चीजें होती है। एक तो क्या होता है कि बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। ठीक है सर। तो आपको उस समय एक ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा नहीं करना। वो एक बार उसके ऊपर आएंगे कि यूरिया कब देनी है, तो आप मेरे को याद दिला देना, उससे आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का लेवल हमें कम रखना है, उससे फ्लावर ड्रॉपिंग होगी। अगर ज्यादा ही आ रही है तो आपका नेफ्लिक एसिटिक एसिड आता है, वो आप लीजिए। नेफ्लिन एसिटिक एसिड क्या सर? जो अपना बायर का प्लेनोफिक्स के नाम से आता है,
ओके सर। हाँ, वो फ्लोर ड्रॉपिंग जो होता है, ये हार्मोन होता है, वो फ्लोर ड्रॉपिंग कम कर देगा। ओके। और आपने अगर नॉर्मली देखो, मैं बताऊं, अगर आपने फ्लोरिंग की, जैसे मैंने अभी बताया, फ्लोरिंग स्पेशल आता है एक कंपनी का, एक कंपनी का आता है मेजरसोल कॉटन आता है, ये 2-3 कंपनी के आते हैं। अगर इसकी आपने फ्लोरिंग के समय अगर करी है ना, तो फ्लोर ड्रॉपिंग अपने आप कम होगी। फिर भी अगर लगातार आपको लग रहा है कि मौसम खराब है, फिर आप प्लानो फिक्स पर जाए। प्लानो फिक्स क्या वगैरह कुछ डोज रखनी होती है सर? ये 100 लीटर में 30 एम। 30 ml पर 100 लीटर। हाँ, या फिर आप बिल्कुल इतना ही रखना। ठीक है सर। तो ये हमने समझ गया, हम फ्लावरिंग स्टेज के बारे में जान लिया। अब आते हैं लगभग 105-100 दिन के ऊपर हमारे टिंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ये वो स्टेज है जिसके अंदर फूल भी चलेगा, टिंडा भी चलेगा, वनस्पतिक विकास भी चलेगा। इतनी सारी स्टेज चलेगी तो इतनी सारी खुराक भी चाहिए पौधों को। बिल्कुल, देखो क्या होता है, कोई भी फल का साइज बनने तो 105-10 दिन पर क्या होता है, वानस्पतिक विकास तो रहता नहीं है, इतना नहीं रहता है। और फ्लावरिंग जो होती है वो भी लगभग आ चुकी होती है, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर फूल आपके रहते हैं। ठीक है। तो उस समय जो टिंडे का साइज है वो आपके 4 पोषक तत्वों पर ज्यादा निर्भर रहता है। एक तो आपका मैग्नीशियम, ठीक है। सल्फर, पोटास और नाइट्रोजन। मुख्य ने तो आपका पोटास, ठीक है। जिसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो इसमें आप किसान जो साथी हैं वो ये कर सकते हैं कि पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट नाम के खाद आते हैं, ओके सर। जिसमें पोटास भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है,